Hello, children. Today we are going to read the main points of the chapter Ruling the Countryside. This is chapter 3rd from class 8th History. The company became the Diwan. आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान बन जाती है और उसके बाद क्या वो डिसीजन लेती है और किस प्रकार से बहुत पावरफुल बन जाती है, क्या क्या चेंजेस लाती है इंडिया में, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द कंपनी बिकम्स द दीवान. ऑन 12th August 1765, द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल. मुगल एम्परर ने 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया. एज दीवान, द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. अब दीवान बनने का मतलब क्या हुआ? दीवान बनने से जो भी उस एरिया के, टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, वो पूरा एरिया उसके कंट्रोल में आ गया. उसके जो भी फाइनेंशियल यानी कि पैसे से संबंधित डिसीजन थे वो सारे कंपनी के पास आ गए. द कंपनी केम टू कोलोनाइज द कंट्री साइड. और कंपनी का ही राज चलने लगा पूरे कंट्री साइड से, मतलब होता है रूरल एरिया. ऑर्गेनाइज रिवेन्यू रिसोर्सेज. रिवेन्यू क्या होता है? लैंड टैक्स. और जो भी लैंड पर टैक्स लगता था उसके रिसोर्सेज थे उनको ऑर्गेनाइज करने का काम मिल गया. रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल. लोगों की क्या अधिकार होने चाहिए ये भी कंपनी डिसाइड करने लगी. एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड. और कौन सी क्रॉप्स उसे ग्रो करवानी है, पैदा करवानी है, ये सारे फैसले भी कंपनी ही करने लगी. रिवेन्यू फॉर द कंपनी. द कंपनी गोट द दीवानी राइट्स. कंपनी को दीवानी के अधिकार मिल गए. अभी दीवानी का मतलब मैंने आपको बताया कि पूरा फाइनेंस कंट्रोल करने के अधिकार मिल गए. एंड स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मोर एंड मोर रिवेन्यू फ्रॉम इट. और उसने किसानों से ज़्यादा टैक्स निकालना शुरू कर दिया. इट यूज वेरियस मेजर्स टू गेट इट. किसानों से ज़्यादा रिवेन्यू लेने के लिए बहुत सारे तरीके निकाल लिए. बट स्टिल सो इट सेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर. लेकिन अपने आप को वो भी ट्रेडर ही कहते रहे कि वो तो खाली बिजनेस करते हैं. बिफोर 1865 द कंपनी परचेज गुड्स इन इंडिया. 1865 से पहले कंपनी इंडिया में केवल सामान खरीदती थी. बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड. गोल्ड मंगाती थी ब्रिटेन से. एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन. और सिल्वर भी ब्रिटेन से ही मंगाती थी. उस गोल्ड और सिल्वर से यहाँ की सामान खरीद कर वहाँ बेचती थी यूरोपियन कंट्रीज में. नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स. लेकिन अब रेवेन्यू के राइट मिलने से, दीवानी का अधिकार मिलने से उसके पास इतना मनी आने लगा कि उसे एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी सामान की परचेज करनी पड़ती थी वो रेवेन्यू के पैसे से हो जाती थी. बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग ए डीप क्राइसिस. इससे जो बंगाल की इकोनॉमिक थी उसमें बहुत बड़ा संकट आ गया. पीजेंट्स और क्राफ्टमैन वर नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ देयर सेल्स. जो यहाँ के पीजेंट थे, जो क्राफ्टमैन थे, उन्हें बेच के प्रॉपर पैसा ही नहीं मिलता था. In 1970, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. 1770 में भयंकर अकाल पड़ा, भुखमरी फैली, जिसमें कि बंगाल के 10 मिलियन लोग मारे गए. स्टिल नो वन पेड अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ द अफेक्टेड पीपल. लेकिन किसी ने भी प्रभावित लोगों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया. एज रिवेन्यू वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश. क्योंकि जो रिवेन्यू लेने का अधिकार था वो ब्रिटेन वालों के पास, अंग्रेजों के पास था. दे डिड नॉट पे अटेंशन टू एनी ऑफ द मैटर्स रिलेटेड टू पीजेंट्स. पीजेंट्स की कोई भी मैटर था, कोई भी समस्या थी, उस पर वो जरा ध्यान नहीं देते थे. एज देयर मेन टास्क वॉज टू मेक मनी बाय ट्रेड. उनका तो केवल काम एक ही था कि वो ट्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं.
द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। लेकिन जब एग्रीकल्चर ही बहुत ख़राब होने लगी तो ये समझा गया कि अब उन्हें एग्रीकल्चर पे को सुधारने के लिए ध्यान देना चाहिए। इन 1793 द कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। चार्ल्स कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। ये थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। चार्ल्स कॉर्नवालिस गवर्नर थे जब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, अब ये सेटलमेंट था क्या? द राजाज एंड ताल्लुकदार्स वर रिकग्नाइज एज जमींदार। जो भी राजा थे, ताल्लुकदार थे, उन्हें जमींदार बना दिया, उन्हें जमींदार का नाम दे दिया। हु वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स, जिनका काम क्या था कि वो किसानों से रेंट इकट्ठा करेंगे, एक तरीके का टैक्स इकट्ठा करेंगे, रिवेन्यू, एंड पे रिवेन्यू टू द कंपनी, और कंपनी को वो रिवेन्यू का पेमेंट करेंगे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, और कि कितना पैसा उन्हें देना है वो परमानेंटली फिक्स कर दिया। मान लो उन्होंने कहा तुम्हें एक पीजेंट से 100 रुपीज़ लेने हैं, और वो चाहे इकट्ठा कितना भी करें, लेकिन अंग्रेजों को कितना देंगे? ओनली 100। द सेटलमेंट वुड एंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कोफर्स। कोफर्स का मतलब होता है खजाना। कंपनी के खजाने में इस सेटलमेंट की वजह से एक रेगुलर रेवेन्यू का अमाउंट आने लगा। एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। इसी समय उन्होंने जमींदारों को प्रोत्साहित भी किया कि वो लैंड को सुधारने में पैसा लगाएं भी। द परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। परमानेंट सेटलमेंट से बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। सून द कंपनी ऑफिशियल्स डिस्कवर्ड, अब तुरंत ही कंपनी के ऑफिसरों को पता चल गया दैट द जमींदार्स वर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, कि जमींदार पैसा तो इकट्ठा कर रहे हैं, रिवेन्यू तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन लैंड को सुधारने में नहीं लगा रहे हैं। बिकॉज द फिक्स रिवेन्यू वॉज वेरी हाई, क्योंकि जो रिवेन्यू फिक्स किया गया था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड आते आते द सिचुएशन चेंज, ये सिचुएशन बदल गई। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज, मार्केट में जो कीमतें थी वो बढ़ने लगी। कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, कल्टीवेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। इवन देन द जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, लेकिन जमींदार लैंड को सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव का मतलब दमनकारी, अत्याचार करने वाला। और कल्टिवेटर कौन होते हैं? खेती करने वाले। और गांव में जो खेती करने वाले किसान थे उन्हें लगा ये सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा उन पे अत्याचार करने वाला है। द रेंट दे पे टू द जमींदार वॉज हाई, क्योंकि जो रेंट ब्रिटिशर्स ने फिक्स किया था कि भाई तुम्हें इतना देना है जमींदार को, बहुत ज़्यादा था वो। सो दे टुक ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, और ये पैसा चुकाने के लिए उन्हें मनी लेंडर से लोन लेना पड़ा पैसे का। एंड व्हेन दे फेल टू पे द रेंट, और जब वो ये रेंट नहीं दे पाए, दे वर एविक्टेड फ्रॉम द लैंड, तो उन्हें लैंड के से ही हटा दिया गया कि तुम अब यहाँ काम नहीं करोगे। अ न्यू सिस्टम वर डिवाइस, फिर नया सिस्टम लागू किया गया। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की शुरुआत में मैनी कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड, बहुत सारे कंपनी के ऑफिसरों को ये विश्वास था दैट द रिवेन्यू सिस्टम हैड टू बी चेंज, कि रिवेन्यू सिस्टम को चेंज करना है अगेन टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। एन इंग्लिशमैन जिसका नाम था होल्ड मैकेंजी इन्वेंटेड द न्यू सिस्टम, उसने नया सिस्टम बनाया विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822, जो कि 1822 में लागू हुआ। दिस वॉज इंट्रोड्यूस इन नॉर्थ इंडिया, इसे नॉर्थ इंडिया में लागू किया गया। एंड बिकेम नोन एज द महलवाड़ी सेटलमेंट, इसे नाम क्या दिया गया? महलवाड़ी सेटलमेंट। द महलवाड़ी सिस्टम गेव द रिवेन्यू कलेक्शन वर्क टू द विलेज हेडमैन। अब जो महलवाड़ी सिस्टम था
इसमें रिवेन्यू इकट्ठा करने का काम गांव के हेडमैन को दिया गया। इंस्टीड ऑफ द जमींदार, पहले कौन इकट्ठा करता था परमानेंट सेटलमेंट में? जमींदार। एंड द रिवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, पहले रिवेन्यू फिक्स था और अब परमानेंट फिक्स नहीं था। अंडर दिस सिस्टम द रिवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय महल, महल कौन था? अभी आपने यहाँ पे देखा विलेज हेडमैन। इस सिस्टम में रिवेन्यू विलेज हेडमैन, जिसे महल कहते थे, वो इकट्ठा करता था एंड वाज गिवन टू द ब्रिटिश एक्सचेंज, और उसे फिर अंग्रेजों को दे दिया जाता। दिस सिस्टम वाज इनिशिएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये सिस्टम लागू हुआ था इंडिया के सेंट्रल पार्ट में। कोर सिस्टम लागू हुआ सिस्टम इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ, साउथ में जो ब्रिटेन के एरिया था कंट्रोल में, ए न्यू सिस्टम वॉज डिवाइड, वहाँ एक नया सिस्टम लागू किया गया विच वॉज नोन एज रैयतवाड़ और रैयतवाड़ी, जिसे कि रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी नाम से जाना जाता था। थॉमस मुनरो, इन दोनों ने मिलके इनिशिएटेड वाड़ी, ये रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू किया। दिस सिस्टम वॉज एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया, से पूरे साउथ इंडिया में लागू कर दिया। ये थे सर थॉमस मुनरो। इन दिस सिस्टम रैयत्स वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इस सिस्टम में रैयत डायरेक्टली रेवेन्यू के कलेक्शन में शामिल थे। एंड इट वॉज फिक्स्ड आफ्टर द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल लैंड, सारी लैंड का असेसमेंट किया कि कितनी लैंड है, किस तरीके की लैंड है, उसके बाद रेवेन्यू फिक्स किया गया। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द रेवेन्यू, इस बार कौन इकट्ठा कर रहा था रेवेन्यू? ब्रिटिश के ऑफिशियल्स। परमानेंट सेटलमेंट में कौन कर रहा था? उसमें कर रहे थे जमींदार, जो कि राजा वगैरह थे पहले के। और जो दूसरा सिस्टम था, जो महलवाड़ी था, उसमें कौन कर रहे थे? उसमें कर हेडमैन, विलेज हेडमैन। और जो ये मुनरो सिस्टम था, इसमें कौन कर रहे थे? ब्रिटिश ऑफिसर्स। एंड यूज कोर्सिव मेथड्स फॉर रिवेन्यू कलेक्शन, रिवेन्यू कलेक्शन के लिए वो बहुत ही कठोर मेथड अपनाते थे। ऑल वाज नॉट वेल एज दे डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि लैंड से ज़्यादा रिवेन्यू आना चाहिए। रिवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स टू हाई ये रिवेन्यू डिमांड, रिवेन्यू ऑफिसर बहुत ज़्यादा रिवेन्यू की डिमांड करते थे। एज पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, क्योंकि पीजेंट्स इतना रिवेन्यू देने में असमर्थ थे। रैयत फ्लैट द कंट्री साइड, जो रैयत से यानी कि टीनेंट थे वो देहात से भाग गए। इसके और जो गांव थे वो बिल्कुल सुनसान एरिया में बदल गए। क्रॉप्स फॉर यूरोप, यूरोप के लिए फसलें। बाय द लेट 18th सेंचुरी के आखिर तक द कंपनी वॉज ट्राइंग टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम, जिसे अफीम कहते हैं, एंड इंडिगो, जिसे नील कहते हैं, उसकी खेती को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। विच वर हाईली डिमांडेड इन यूरोप, क्यों? क्योंकि इनकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। द ब्रिटिशर्स फोर्स कल्टिवेटर्स टू प्रोड्यूस जूट, टी, शुगर केन, वीट, कॉटन एंड राइस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में किसानों को विवश करते थे कि उन्हें जूट, टी, शुगर केन, गन्ना, वीट, कॉटन, राइस ये उगाना है। इंडिगो वॉज इन हाई डिमांड इन यूरोप, यूरोप में इंडिगो तो बहुत ज़्यादा डिमांड में था। द टिंकैथिया सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू फैसिलिटेट इंडिगो कल्टिवेशन, इंडिगो की खेती बढ़ाने के लिए इन्होंने टिंकैथिया सिस्टम लागू किया। अब ये क्या था? अंडर दिस सिस्टम पीजेंट्स हैड टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ द लैंड, अपनी लैंड के 3/20 पार्ट पर उन्हें नील ही उगाना होता था, ये कंपलसरी था। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स एंड इंडिगो विच हैड टू बी ग्रोन ऑन द मोस्ट फर्टाइल लैंड, और कैश क्रॉप्स और इंडिगो बहुत ही उपजाऊ जमीन पे उगाया जा सकता था। द फार्मर्स वर लेफ्ट विद लिटिल फर्टाइल लैंड टू ग्रो, धीरे धीरे करके फार्मर्स के पास
बहुत ही कम जमीन बची जो कि उपजाऊ होती थी, फर्टाइल होती थी। डज कलर हैव ए हिस्ट्री? क्या कलर का इतिहास होता है? द रिच ब्लू कलर वॉज कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। जो बहुत ही गहरा नीला रंग था उसे इंडिगो कहा जाता था। इट वॉज इन हाई डिमांड इन यूरोप। यूरोप में वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था। एज इट वॉज यूज फॉर डाइंग, क्योंकि वो रंगने के लिए प्रयोग किया जाता था। इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में पूरी दुनिया में इंडिगो को सप्लाई करने वाला इंडिया सबसे बड़ा कंट्री था। इंडिगो कल्टीवेशन वॉज वन ऑफ द रीजन्स फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ फार्मर्स। और बेचारे किसानों की खराब हालत के लिए मेन कारण था इंडिगो की खेती। एंड लेड टू रियोट्स इन वेरियस फार्मर्स। ये है नील की खेती, इंडिगो फार्म्स। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? अब इंडिया की इंडिगो की डिमांड क्यों थी? इंडिगो प्लांट्स ग्रो इन द ट्रॉपिक्स, क्योंकि जो इंडिगो का पौधा होता है वो ट्रॉपिकल एरिया में होता है जहाँ हॉट वेट क्लाइमेट होती है। एंड इंडियन इंडिगो वॉज यूज बाय क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ। कपड़ों को रंगने के लिए इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में जो कपड़ा बनाने वाले थे वो इसको यूज़ करते थे। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट। यूरोप के मार्केट में थोड़ा सा ही इंडिया का इंडिगो पहुंचता था एंड इस प्राइस वॉज वेरी हाई। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। देयर फॉर यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स हैड टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट कॉल्ड वॉड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। यूरोप वाले जो क्लोथ मैन्युफैक्चर थे, बनाने वाले थे, कपड़ा बनाने वाले, उन्हें एक और दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहना पड़ता, जिसका नाम था वॉड। वॉयलेट और ब्लू डाई बनाते थे वो उससे। इंडिगो प्रोड्यूस्ड ए रिच ब्लू कलर। इंडिगो से तो गहरा नीला रंग बनता था। वेयर एज द डाई फ्रॉम वोड वॉज पेल एंड डल। जबकि वोड से बनाई हुई जो डाई होती थी वो हल्के मतलब भद्दे से रंग की होती थी। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड तक द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू। जो इंडियन इंडिगो था उसकी डिमांड तो बहुत बढ़ गई। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, its supplies from the West Indies and America collapsed for various reasons। जिस समय इंडिगो की डिमांड बढ़ी, इसकी सप्लाई वेस्ट इंडीज से और अमेरिका से कई कारणों की वजह से कम हो गई। Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half। 1783 से 1789 के बीच में इंडिगो का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में केवल आधा रह गया। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन इंडिया की तरफ देखता है। द कंपनी एक्सपेंडेड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया। कंपनी ने जो इंडिगो की खेती का एरिया था इंडिया में वो बढ़ा दिया टू मीट द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप। यूरोप में जो इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी उसे पूरा करने के लिए। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे नील की खेती बढ़ी, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगैन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। जो कमर्शियल बिजनेस के एजेंट थे, कंपनी के जो ऑफिसर थे, उन्होंने नील की खेती में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? इंडिगो की खेती कैसे होती थी? देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। दो सिस्टम थे नील की खेती के, निज एंड रियोती। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन, निज कल्टिवेशन में द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स। जो खेती करने वाले थे वो अपने लैंड में इंडिगो प्रोड्यूस करते थे। दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, जिसमें उनका डायरेक्ट कंट्रोल था। ही बोट द लैंड, वो लैंड खरीदते थे एंड रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स, और दूसरे जमींदारों से उसे खरीद कर किराए पर दे देते थे। एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स, और अपने मजदूर लगा के वहाँ पे नील की खेती करवाते थे। द प्रॉब्लम विद निज कल्टिवेशन। अब निज कल्टिवेशन की समस्या क्या थी? दिस कल्टिवेशन नीडेड फर्टाइल एंड बिग लैंड्स। इस खेती के लिए उपजाऊ और ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट बिग एरियाज। बड़े बड़े एरिया मिलना मुश्किल हो गया। एज दे वर ऑलरेडी हाईली पॉपुलेटेड, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी
फॉर दिस दे हैड टू फोर्स आउट द पॉपुलेशन विच लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, जिसके लिए उन्हें लोगों को बाहर निकालना पड़ा, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हुई. निज कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल रिक्वायर्ड मैनी प्लोज एंड बुलक्स. निज कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे हल और बैल चाहिए थे. एंड इन्वेस्टिंग इन द परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लोज वॉज ए बिग प्रॉब्लम. और में उन्हें मेंटेन करने में बहुत पैसा लगाना पड़ता, तो ये एक बड़ी समस्या थी. एट द सेम टाइम एज इट्स कल्टीवेशन द कल्टीवेशन ऑफ राइस ऑल्सो टुक प्लेस. इसी समय पे जिस समय नील की खेती हो रही थी, राइस की खेती भी शुरू हो गई. विच इज़ वाई प्लोज वर नॉट अवेलेबल फॉर रेंट. इसीलिए हल किराए पे भी नहीं मिलते थे. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर वॉज ऑल्सो प्रॉब्लम. और मजदूर मिलना भी एक बड़ी समस्या थी. एज पीजेंट्स वर एंगेज इन राइस कल्टीवेशन एट द सेम टाइम, क्योंकि इस समय जो किसान होते थे वो राइस कल्टीवेशन में लगे हुए होते थे. इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोत्स. रियोत्स की लैंड पर इंडिगो. इन द रियोती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रियोत टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट. कि जो प्लांटर्स होते थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जिस सत्ता कहते थे, साइन करवाते थे. दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता था, गोट कैश एडवांसेस फ्रॉम प्लांटर्स. उसे प्लांटर से कैश भी मिलता था एट लो इंटरेस्ट रेट टू प्रोड्यूस इंडिगो. और उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता था और ये पैसा मिलता था नील की खेती करने के लिए. द पीजेंट्स गोट वेरी लो प्राइसेस फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस. लेकिन किसान जो नील उगाते थे उसके लिए इन्होंने बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे. एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड. और जो लोन लेने की एक चक्र चलता था वो कभी खत्म ही नहीं होता था. आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट, और जब नील की खेती होती थी, द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस. उस जमीन पे राइस तो उगाया नहीं जा सकता था. विच द पीजेंट प्रेफर्ड, जो कि किसान पसंद करते थे. एज इंडिगो प्रोडक्शन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि नील की खेती करने से उस मिट्टी की फर्टिलिटी ही खत्म हो जाती थी. इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रियोत, ये थी ऐसी जमीन हो जाती थी. द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर. अब नीला विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ. रियोत इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो. जो बंगाल में रियोत थे उन्होंने नील की खेती उगाने से मना कर दिया. पीपल हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बायकॉटेड. और जो लोग प्लांटर्स की बड़े बड़े जिनकी ज़मीनें थी, जमींदार, उनकी खेती पे जो काम करते थे मजदूर, उनका लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया. एंड द गो मास्टर्स एजेंट्स ऑफ प्लांटर. गो मास्टर जो कि प्लांटर्स की एजेंट होते थे, वो केम टू कलेक्ट रेंट, जो पैसा रेंट किराया इकट्ठा करने के लिए आते थे, वर बीटन अप, उन्हें वो पीट देते थे. द बंगाल रियोट्स हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार. जो बंगाल रियोट थे उन्हें लोगों जमींदारों का, जो उस एरिया के जमींदार होते थे और विलेज हेडमैन होते थे, उनका भी सपोर्ट था. इन देयर रिवोल्ट अगेंस्ट द प्लांटर्स, प्लांटर्स के विरुद्ध विद्रोह करने में. द इंडिगो पीजेंट बिलीव्ड, जो इंडिगो की खेती करने वाले किसान थे, बिलीव्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स. उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें प्लांटर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल में सपोर्ट करेगी. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, अब 1857 में विद्रोह हुआ. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिवोल्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि कहीं एक और रिवोल्ट ना हो जाए. एज द रिवोल्ट स्प्रेड, जैसे ही रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट. तो जो कैलकाटा के बुद्धिमान लोग थे वो इंडिगो जहाँ पे उगाया जाता उन वाले जिलों में गए. जैसे महात्मा गांधी को दिखाया यहाँ पर, ये चंपारण में गए थे, बिहार में है चंपारण. द गवर्नमेंट सेटअप द इंडिगो कमीशन. गवर्नमेंट ने इंडिगो कमीशन स्थापित किया. कमीशन से मतलब होता है कि जो लोगों की विचार जानेगा. टू इंक्वायर इन टू दिस सिस्टम टू इंडिगो प्रोडक्शन. इंडिगो के प्रोडक्शन का जो सिस्टम था उसकी में सारी जानकारी देने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए. द कमीशन आज द रॉयल टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. कमीशन ने रियोट से कहा कि वो अपने वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन द फ्यूचर. और साथ में ये भी कहा कि वो आगे आने वाले समय में नील की खेती करने से मना कर सकते हैं.
इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल आफ्टर द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के बाद बंगाल में नील की खेती खत्म हो गई। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे, ए पीजेंट फ्रॉम बिहार परसुएडेड हिम टू विजिट चंपारण। तो एक किसान बिहार से गया उनके पास और कहा कि वो चंपारण में आए एंड सी द ट्रबल ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स, और जो वहाँ पर नील की खेती करने वाले लोग हैं उनकी मुसीबतों को देखें। इन 1917 ही विजिटेड, 1917 में महात्मा गांधी वहाँ गए, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, जो कि इंडिगो प्लांटर्स के विरुद्ध चंपारण मूवमेंट की शुरुआत थी। अब हम इम्पोर्टेंट डेट डिस्कस करते हैं। 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान निश्चित कर दिया। 1770 में द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल विच किल्ड मिलियंस ऑफ बंगाली पीपल, बंगाल में अकाल पड़ा जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। 1793 परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। नील की खेती दुनिया में आधी रह गई। 18th सेंचुरी में फ्रो कल्टिवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली। 18th सेंचुरी में बंगाल में इन नील की खेती बड़ी तेजी से बढ़ी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। आपका एक छोटा सा कमेंट और छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू।